हेलो, नमस्कार, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी 11वीं कक्षा के होनहार और प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नाम लेना जरूर चाहूंगी। नाम लूंगी मुकेश, रूबी, सौरभ, सचिन और चलिए, और मैं आगे याद कर लूंगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने नाम जरूर लिखा कीजिए। जैसे अभी मुकेश ने लिखा, सौरभ ने लिखा, सचिन, इन सब ने नाम के साथ कमेंट किए हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे आप सब सामने बैठे हैं। तो प्यारे बच्चों, पुनः मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। लेकर आई हूं आपकी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 का 6वां पाठ, और करेंगे हम इसके प्रश्न उत्तर, क्योंकि यह भी मुझे भरोसा है कि आपने पहला वीडियो जरूर देख लिया होगा जिसमें हमने पाठ की व्याख्या की है और लेखक भोला पासवान शास्त्री जी के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातों का भी वर्णन किया है और चर्चा की थी। आइए चलते हैं इसी पाठ के प्रश्न उत्तरों पर और जानते हैं, समझते हैं कि प्रश्न क्या है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो प्रश्न आपके समक्ष आएगा पाठ्य पुस्तक का ही होगा और वे बच्चे उन प्रश्नों के उत्तर जरूर दे पाएंगे। अपने मस्तिष्क में जरूर ख्याल आ जाएगा कि हाँ, ये जब की बात है, ये तब की बात है। कब आ पाएगा? जबकि आपने पहला वीडियो देख लिया होगा। तो देखते हैं कि सबसे पहले प्रश्न को देखकर किसके मन में उत्तर आ रहा है। यदि जिसके मन में उत्तर आ रहा है, इसका मतलब है कि आपने पहला वीडियो ध्यान से देखा है। और जिसके मन में प्रश्न को पढ़कर या मेरे कहने पर भी उत्तर नहीं आ रहा है, तो प्यारे प्यारे बच्चों, पहले फर्स्ट वाला वीडियो देख लो, तुरंत आपको प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। और यहां पर हम उत्तरों की चर्चा करेंगे, लेकिन वो बहुत पुख्ता हो जाएगा जबकि आप पहला वाला वीडियो देख लोगे। तो पहला है प्रश्न, हो ची मिन, जो कि राष्ट्रपति थे, हो ची मिन की तस्वीर अंततः सलिला फल्गु नदी की तरह लेखक के हृदय को सींचती रही है। लेखक हो ची मिन से इतना प्रभावित क्यों हैं? ये भी सही है कि लेखक वियतनाम के पूर्व राष्ट्रपति हो ची मिन, जिन्होंने सिर्फ पेंसिल का स्केच ही देखा था, उनकी वास्तव में उनसे कोई साक्षात्कार नहीं हुआ था, कभी उनसे नहीं मिले थे, फिर भी उनसे इतने प्रभावित क्यों हुए? क्या कारण था? बताओ जरा। उत्तर तो मैं आपको बता दूंगी, जिसने पहला वीडियो देखा है वो थोड़ा तो बता ही सकता है कि क्यों प्रभावित हुए लेखक हो ची मिन से। देखो बेटा, और प्रभावित अंततः सलिला फल्गु नदी की तरह लेखक के हृदय को सींचती रही। जिस तरह से नदी लोगों की प्यास बुझाती है, वातावरण में शीतलता लाती है, उसी तरह से लेखक के मन को शीतलता प्रदान करता है हो ची मिन जी का साया या उनकी यादें। क्या कारण है इसके पीछे? आइए जानते हैं। लेखक श्री भोला पासवान शास्त्री, लेखक श्री भोला पासवान शास्त्री ने जब हिंदी के मासिक पत्रिका में, कहां देखी थी सबसे पहले उन्होंने, यह भी याद रखिएगा, हिंदी की मासिक पत्रिका में पेंसिल स्केच से बनी हो ची मिन की तस्वीर देखी। मासिक पत्रिका में उन्होंने देखी पेंसिल से बनी हुई हो ची मिन की तस्वीर, तो वे देखते ही रह गए। दुबली पतली काया, काया का अर्थ होता है शरीर, काया का अर्थ शरीर, दुबली पतली काया, दुबली पतली काया सादगी का नमूना प्रदर्शित कर रही थी। उनकी दुबली पतली जो काया थी वो सादगी का नमूना प्रस्तुत कर रही थी, एक मॉडल, एक आदर्श प्रस्तुत कर रही थी। व्यक्तित्व बड़ा ही प्रेरक। कैसे किसी का सिर्फ स्केच देखकर हम इतना अनुमान लगा सकते हैं? बेटा, इतना अनुमान लगाने के लिए भी बुद्धि चाहिए, जो कि महान लेखक भोला पासवान शास्त्री की नजरों में, दृष्टिकोण में वो बुद्धि थी मस्तिष्क में, तभी वो उनके स्केच को ही देखकर उनसे इतने प्रभावित हुए। दुबली पतली काया, जबकि उन्होंने उससे पहले कभी उनके बारे में ना सुना था शायद, और ना ही कभी देखा था। उनको पता नहीं था कि ये वियतनाम के राष्ट्रपति हैं।
तो दुबली पतली काया सादगी का नमूना प्रदर्शित कर रही थी। व्यक्तित्व बड़ा ही प्रेरक, ओजस्वी, तेजस्वी एवं जादुई प्रभाव से युक्त। उस पेंसिल स्केच में भी लेखक को उनका व्यक्तित्व बड़ा ओजस्वी, तेजस्वी और प्रभावी दिखाई दिया। चेहरे पर लहसुन नुमा दाढ़ी बड़ी फब रही थी। इस तरह की दाढ़ी बाह्य आकृति से आंतरिक प्रतिकृति परिलक्षित हो रही थी। उसे देखकर लेखक अभिभूत ही नहीं वशीभूत भी हो गए, जैसे मानो बस उन्हीं के बारे में सोचते रहे, जैसे वशीकरण मंत्र होता है ना, अपने अंडर में कर लेना। उनकी तस्वीर में ऐसा आकर्षण था कि लेखक उन्हीं में समा गए। समझिए, तस्वीर में, मात्र तस्वीर को देखकर लेखक ने ये सब विचारधारा बनाई। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावी था। बहुत देर तक उस तस्वीर को वो देखते ही रहे। कितने तस्वीर बनाने, मतलब तुझे बनाने वाले खुदा ने भी क्या, कैसे बनाया होगा, कैसे तराशा है तुझे, कितनी फुर्सत। एक गीत भी था कोई, फुर्सत से बना, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से, तो कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी सूरत, कितना प्यारा चेहरा, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से ऐसा रूप रंग। व्यक्तित्व का निर्माण तो व्यक्ति के गुणों के आधार पर होता है। तो बहुत देर तक उस तस्वीर को देखते रह गए। उस तस्वीर का जादुई प्रभाव लेखक के मानस पटल पर हमेशा अंकित रहा और उनके हृदय प्रदेश को अंततः सलिला फल्गु नदी की भांति सींचती रही। वो तस्वीर और उनकी यादें, उनका छवि, उनका आकर्षण, उनका तेजस्वीपन, उनका प्रभावीपन। अभिप्राय यह है कि लेखक के मन को उस महामानव की तस्वीर हमेशा प्रेरित और अनुप्राणित करती रहती है। जब जब लेखक उनके बारे में सोचते भी हैं, तब तब लेखक को एक ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा, कर्मठता, तेजस्विता, ये सब विचार में आ जाता है। यदि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व इस तरह का है तो सच में हमें उसके सानिध्य में रहना चाहिए और अपने आप को, जिस तरह की संगति में हम रहते हैं ना बेटा, हमारा व्यक्तित्व भी उसी तरह का बनने लगता है। यहां मैं पुनः आपसे कहना चाहूंगी, अभी आप 11वीं में आ गए हैं, विद्यालय का और एक साल या वर्ष शेष है, उसके बाद आप कॉलेज में कदम रखेंगे। संगति बड़े सोच समझ के कीजिएगा, भीड़ का हिस्सा कभी मत बनिएगा। कभी भी अपनी पहचान को धूमिल या धुंधला मत होने देना, अपनी पहचान को मिटाना मत, अपनी पहचान का निर्माण करना। किसी के जैसे कोई कहेगा अरे नहीं भाई तू पढ़ाकू है या तू सिंपल है या कुछ कुछ कहने लगते हैं लोग। ठीक है भैया, हम जैसे हैं, हमें अपने कर्म के प्रति समर्पित रहना है, तुम्हें मौज मस्ती करना है करो, मैं भी समय समय पर मौज मस्ती करूंगा, लेकिन किसी के बहकावे में पथ भ्रष्ट मत होना बच्चों। और मुझे पता है कि आप लोग बड़े होनहार हैं, बिहार राज्य में आपका जन्म हुआ है और हम और आप सोशल मीडिया के माध्यम से, मैग्नेट ब्रेन्स के माध्यम से एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हमें आपको पढ़ाने का अवसर मिल रहा है। हमें पता है कि आप कर्म के प्रति बड़े ही समर्पित रहते हैं। तो मेरे बच्चों, मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि आप अपने लक्ष्य की तरफ सदैव अग्रसर रहें, यहां वहां के आकर्षण से बचे रहें, बस उद्देश्य प्राप्ति के हेतु आगे बढ़ते रहें। किसी मुश्किल, किसी परेशानी से कभी घबराएं ना, क्योंकि जीवन है तो उतार चढ़ाव तो है। जैसे ये हम देखें, जीवन है भाई, उतार चढ़ाव जरूरी है, तभी तो जीवन है, हार्ट बीट्स है। यदि ये सीधी हो जाएगी तो क्या जीवन रहेगा? नहीं। इसलिए जीवन में उतार चढ़ाव जरूरी है, और जरूरी नहीं है ही, वो तो जीवन में समस्याएं आएंगी ही, ये सोचकर बैठ जाओ। जीवन में मुश्किलें आएंगी ही, ये भी निश्चय कर लो, क्योंकि आएंगी। जीवन यही है, जीवन संघर्ष का नाम है। संघर्ष करते चलो, आगे बढ़ते चलो। तो इसी तरह से जब लेखक ने उनकी तस्वीर देखी तो उनसे बहुत ही उनको प्रेरणा प्राप्त होती है, और जब जब उनके बारे में सोचते हैं तब तब लेखक को प्रेरणा मिलती है।
अगला प्रश्न है, देखो, अंतरराष्ट्रीयता पनप नहीं सकती जब तक राष्ट्रीयता का पूर्ण विकास ना हो। बहुत अच्छा प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीयता पनप नहीं सकती जब तक राष्ट्रीयता का पूर्ण विकास ना हो। इस कथन पर विचार करें और अपना मत दें कि ऐसा क्यों कहा है कि अंतरराष्ट्रीयता, इंटरनेशनलिटी, अंतरराष्ट्रीयता जब तक नहीं पनप सकती, तब तक नहीं पनप सकती जब तक कि राष्ट्रीयता ना हो, नेशनलिज्म ना हो, तब तक इंटरनेशनलिज्म कहां से आएगा, कहने का तात्पर्य। तो इस कथन पर विचार कीजिए और अपने मत दीजिए कि यह कथन लेखक ने कहा किस आधार पर। क्या लेखक ने बिल्कुल सही कहा है कि अंतरराष्ट्रीय बातों के बारे में हम सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धि पर पहुंचेंगे, हम बहुत बड़ा मतलब सपना पूरा करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपने बड़े बड़े देखो। ठीक है भैया, लेकिन बेटा सिर्फ सपने बड़े नहीं देखना है, बड़े बड़े सपनों को पूरा करने के लिए बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना भी करना है। पांव पसारकर चादर ओढ़कर सोना मना है। नींद हराम कर दो, सोना खत्म कर दो। शरीर को जितनी आवश्यकता है 4-5 घंटे बस उतना सो जाओ, बाकी सिर्फ अपनी कर्म पर फोकस्ड रहो, फिर कैसे नहीं बड़ी सफलता मिल जाती। अब कोई सोचे कि मुझे अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करना है, मुझे पूरे विश्व में प्रसिद्ध होना है। हाँ भाई, किसी ने भी सोच लिया कि मैं तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं विश्व भर में प्रसिद्ध होकर रहूंगा, तो ये सोचना ही सिर्फ काफी नहीं है। सोच तो लिया और कहने पर भी कर्म नहीं कर रहे हैं, ना विद्यालय जा रहे हैं, ना अपना कर्म कर रहे हैं, ना अपने नित्य कर्म ही सही से कर रहे हैं, फिर क्या वही कि एक शब्द आता है खाक, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचेगी पहचान। तो अंतरराष्ट्रीय पहचान तभी बनती है जब राष्ट्रीय पहचान बन जाए। बिल्कुल, हम कोई बड़ी सफलता तभी हासिल कर पाते हैं जब छोटी बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़े। हम छत पर कब पहुंचेंगे? जब पहली सीढ़ी पर पांव रखेंगे। लिफ्ट का छोड़िए, क्योंकि सक्सेस के लिए कोई लिफ्ट नहीं होती है। शॉर्टकट का रास्ता नहीं अपनाना है, स्मार्ट वर्क करना है, प्लस हार्ड वर्क भी करना है। ठीक है, तो यहां पर जब हमें छत पे जाना है सीढ़ियों के सहारे, तो हमें पहली सीढ़ी पर कदम रख के ही ऊपर जाना है ना। अचानक हम कहें नहीं, हम तो कूद कर ऊपर जाएंगे। ऊपर से नीचे तो छलांग लगाई जा सकती है, मतलब ऊपर से व्यक्ति तुरंत नीचे तो आ जाता है, लेकिन नीचे से ऊपर जाने में बहुत मुश्किल होती है। और फिर जब ऊपर पहुंच जाते हैं तो उस पर बने रहना मुश्किल होता है, क्योंकि व्यक्ति में अहंकार आ जाता है। अब देखते हैं कि ये जो लेखक का कथन है, अंतरराष्ट्रीयता पनप नहीं सकती जब तक राष्ट्रीयता का पूर्ण विकास ना हो। इस कथन पर विचार करें और अपना मत दें। तो हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित मेरी वियतनाम यात्रा शीर्षक पाठ में लेखक भोला पासवान शास्त्री जी ने वियतनाम के महान नेता हो ची मिन के प्रति बड़े सम्मान और श्रद्धा का भाव प्रदर्शित किया है, व्यक्त किया है। उन्होंने उनके महान व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए उन्हें न केवल अप्रतिम देशभक्त कहा है, अपितु विश्व दृष्टा भी बताया है। पहले देशभक्ति आई, उसके बाद वे विश्व दृष्टा हुए। पहले वे देश में प्रसिद्ध हुए, फिर विश्व में प्रसिद्ध हुए। तो पहले देश राष्ट्रीयता आएगी, तभी अंतरराष्ट्रीयता पनपेगी। समझ में आया? तो इस संदर्भ में लेखक ने अपना यह सारगर्भित और सत्यपूर्ण विचार व्यक्त किया है। क्या किया है कि जब तक राष्ट्रीयता का पूर्ण विकास नहीं होगा, तब तक अंतरराष्ट्रीयता पनप नहीं सकती। अपने देश के लिए, अपनी देश की माटी के लिए पहले समर्पित होना होगा, तब कहीं जाकर हम अंतरराष्ट्रीय रूप से ख्याति प्राप्त कर पाएंगे। लेखक का यह अभिमत अनुभव सिद्ध, व्यवहारिक एवं युक्त है। बिल्कुल, अंतरराष्ट्रीय यह भी वस्तुतः राष्ट्रीयता की भावना का ही परिधि विस्तार है। परिधि जानते हो, ये सर्किल है, ये बिंदु है, इसको व्यास कहते हैं, डायमीटर अंग्रेजी में, और ये रेडियस, परिधि।
ये जो है ये क्या है बेटा, परिधि है, ऐसा क्या? तो इसको और विस्तार कब मिलता है, इसका विस्तार भी, फ्रेंड सर्कल भी सुना होगा आपने, परिधि, डायमीटर। तो अब देखो यहां पर फिर मैं जाती हूं कि जब तक हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना बलवती ना होगी, हम अंतरराष्ट्रीयता की भावना को भी आत्मसात नहीं कर सकेंगे। जब तक हम पहला कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम ऊंचाइयों पर पहुंच ही नहीं सकते। ये तो बिल्कुल कॉमन सी बात है, कॉमन सी बात है और समझने की बात है। यद्यपि कुछ लोगों के अनुसार राष्ट्रीयता अंतरराष्ट्रीयता की बाधिका है। ओहो, देखो जरा, कुछ लोगों के अनुसार राष्ट्रीयता अंतरराष्ट्रीयता की बाधिका है। यह कैसे संभव है? हो ही नहीं सकता। पर हमें ऐसा एकदम नहीं लगता। वास्तव में जो व्यक्ति अपने राष्ट्र को अपना नहीं समझ सकता, वह व्यापक विश्व समाज को अपना कदापि नहीं समझ सकता। एक और मैं यहां आपसे बात कहना चाहूंगी, कहते ना कि हमें ईमानदार रहना है, हमें सरल रहना है, हमें सहज रहना है। तो जो व्यक्ति स्वयं के साथ ईमानदारी नहीं बरत सकता, वो कभी किसी के साथ ईमानदार नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अपने आप को नियंत्रित नहीं रख सकता, वो कभी भी किसी को भी नियंत्रित नहीं रख सकता। जो अपने आप को नियंत्रण करने की शक्ति रखते हैं, वो दुनिया पर भी नियंत्रण करने की शक्ति रखते हैं। तो सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण सबसे कठिन और अहम बात है जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए। हमें अपनी इंद्रियों को वश में करना होगा। जैसे मोबाइल चलाने की लत है, आदत है, हमें वीडियो गेम खेलना है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, उस मोबाइल को दूर मत फेंको या ये मत कहो मम्मी आप ले लो, मेरी आदत है, मैं क्या बताऊं। मोबाइल बिल्कुल सामने रख लो और फिर अपने आप पर कंट्रोल करो कि है, लेकिन मुझे पढ़ना है भाई, मैं इसकी तरफ देख भी नहीं रहा हूं। जोर जबरदस्ती से किया गया कार्य कभी सफलता तक नहीं पहुंचाता। जब तक विल पावर, आत्मबल हमारे साथ नहीं होगा, तब तक हम कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अपने विल पावर को जागृत करो, अपनी इच्छा शक्ति को जगाओ। तब देखो आपकी कैसे आपकी अपनी ही इच्छा शक्ति आपको सफलता तक ले जाएगी बच्चों। तो कुछ लोगों के अनुसार राष्ट्रीयता अंतरराष्ट्रीयता की बाधिका है, पर हमें ऐसा एकदम नहीं लगता। वास्तव में जो व्यक्ति अपने राष्ट्र को अपना नहीं समझ सकता, वह व्यापक विश्व समाज को अपना कदापि नहीं समझ सकता। अतः हम लेखक की उपर्युक्त कथन से पूरी तरह सहमत हैं कि राष्ट्रीयता ही अंतरराष्ट्रीयता पर, राष्ट्रीयता होगी तभी अंतरराष्ट्रीयता विकसित हो पाएगी। बिल्कुल सही है उनका कथन। हो ची मिन केवल वियतनाम के नेता बनकर नहीं रहे, वे विश्व दृष्टा और विश्व विश्रुत हुए। पाठ के आधार पर उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं बताइए। लेखक ने मात्र मासिक पत्रिका में उनकी पेंसिल स्केच देखी, उस तस्वीर से वे इतने प्रभावित हुए बेटा, कहते ना जिसकी जैसी दृष्टि वैसा ही उसको दृश्य दिखाई देगा। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जिस नजर से हम दुनिया को देखते हैं, दुनिया में वैसे ही नजर आती है। हो ची मिन केवल वियतनाम के नेता बनकर नहीं रहे, बल्कि वे विश्व दृष्टा और विश्व विश्रुत हुए। पाठ के आधार पर उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं बताइए। हो ची मिन को यदि वियतनाम का गांधी कहा जाए तो यह अतिशयोक्ति ना होगी। हो ची मिन एक महान वियतनामी नेता थे। उन्होंने विदेशी साम्राज्यवाद के शिकंजे में जकड़े वियतनाम को मुक्त कराने में अमूल्य योगदान दिया। राष्ट्रपति रहे और राजनीति में रहकर उन्होंने अपने देश के लिए भरसक प्रयास किए। सर्वस्व समर्पण करने की जो जिद थी उसको दिखाया। तभी जाकर जो विदेशी साम्राज्यवाद के शिकंजे में जकड़ा हुआ वियतनाम अमूल्य योगदान दिया। वियतनाम की जनता ठीक है को गुलामी से छुटकारा दिलाकर निरंतर उन्नति की दिशा में अग्रसर होने के लिए मार्गदर्शन दिया। उन्होंने एक प्रकार से संपूर्ण विश्व को क्रांति, त्याग और बलिदान का पाठ पढ़ाया। क्रांति, त्याग और बलिदान, समझ में आया?
फलतः उनकी लोकप्रियता वियतनाम तक सीमित न रहकर विश्व भर में फैली और वे विश्वविख्यात हो गए। दीपक कहता है, दीपक तले अंधेरा। दीपक कभी ये नहीं कहता कि अरे यार मुझे तो रोशनी मिल नहीं रही है। सूरज कभी नहीं कहता कि मैं जल रहा हूं, तुम लोग मेरा उजाला ले रहे हो। कभी कहता है। फूल स्वयं अपनी खुशबू नहीं लेते, नदियां स्वयं अपना पानी नहीं पीती, वृक्ष स्वयं अपना फल नहीं खाते, सूर्य चंद्र सब सृष्टि का जो है ना वो सब परोपकार के लिए है। इसी तरह का जीवन जिया हो ची मिन्ह, जो कि वियतनाम के राष्ट्रपति रहे हैं और इसलिए उनकी जो प्रसिद्धि है विश्व रूप से फैल गई। वस्तुतः हो ची मिन्ह एक महापुरुष थे, महामानव। उनके व्यक्तित्व में अनेक उच्च मानवीय गुणों का वास था। उनका व्यक्तित्व बड़ा ही प्रभावशाली था। कैसा? वे सादा जीवन, उच्च विचार, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। अपना काम स्वयं करो की नीति पर चलते थे। अपने कठिन एवं अनथक संघर्षों के परिणाम स्वरूप जब वे स्वतंत्र वियतनाम के राष्ट्रपति बने, तब भी शाही महल को छोड़कर एक साधारण घर में रहना उन्होंने स्वीकारा और उसमें ही साधारण जीवन व्यतीत किया। वे अपनी जरूरत की चीजें स्वयं टाइप करते थे तथा कम से कम साधनों से अपना जीवन निर्वाह करते थे। व्यक्तित्व के सभी गुण सचमुच सबके लिए आदर्श और अनुकरणीय हैं। और बहुत अच्छा है जो हमारे पाठ्यक्रम में वियतनाम के राष्ट्रपति हो ची मिन्ह के बारे में चर्चा है। धन्यवाद देते हैं हम लेखक पासवान जी को। अगला प्रश्न है, जिंदगी का हर कदम मंजिल है। वाह बेटा, क्या बात कही है, क्या प्रश्न है। जिंदगी का हर कदम मंजिल है, कदम आगे बढ़ाते जाइए, मंजिल की तरफ खुद ही पहुंच जाएंगे। और यदि हम यहीं रहेंगे, मंजिल अपने पास तो आएगी नहीं। वो कहावत आपने जरूर सुनी होगी कि प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। तो कदम, हर कदम मंजिल है। जिंदगी का हर कदम मंजिल है। इस मंजिल तक पहुंचने से पहले सांस रुक सकती है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? जिंदगी का हर कदम मंजिल है, इस मंजिल तक पहुंचने से पहले सांस रुक सकती है। इसलिए ये जो अमूल्य समय है, ये जो मूल्यवान समय है, उसका सदुपयोग करो। एक एक पल को अच्छे से बिताओ। हमारी पाठ्य पुस्तक के दिगंत भाग 1 में संकलित मेरी वियतनाम यात्रा शीर्षक यात्रा वृतांत के लेखक भोला पासवान शास्त्री जी हैं। उन्होंने वियतनाम यात्रा के आरंभ की अपनी मनः स्थिति के संदर्भ में विवेच्य कथन कहा है। इसका अभिप्राय यही है कि जिंदगी का हर कदम अपने आप में मंजिल के समान है। हर एक कदम। कुछ लोग कदम आगे बढ़ाते नहीं है, भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। किस्मत में ये नहीं है, मेरे भाग्य में वो नहीं लिखा, अब मैं क्या करूं, मैंने तो बहुत मेहनत की लेकिन मेरी शायद किस्मत में नहीं था। ये किस्मत, ये भाग्य, इसको साइड में रख दो। मेहनत, कर्म, लगन, समर्पण को जीवन में बसा लो। कैसे नहीं हम अपनी किस्मत खुद लिख देते, आप स्वयं देखोगे। तो अब यहां उन्होंने क्या है, तो लेखक भोला पासवान शास्त्री जी ने वियतनाम यात्रा के आरंभ की अपनी मन स्थिति के संदर्भ में विवेच्य कथन कहा है। क्या कहा है? इसका अभिप्राय यह है कि जिंदगी का हर कदम अपने आप में मंजिल के समान है। मंजिल पर पहुंचने के पश्चात व्यक्ति क्षण भर विश्राम करता है, परंतु किस कदम पर व्यक्ति के जीवन में विराम लग जाए नहीं कहा जा सकता। अर्थात जीवन कब, कहां और कैसे रुक जाएगा, यह सर्वथा ज्ञात रहता है। किसी को भी नहीं पता कि जीवन कब तक है, कब सांसों की डोरी टूट जाएगी। इसलिए जो समय मिला है उसमें धन्यवाद करो परमात्मा का, धन्यवाद दो ऊपर वाले का कि उसने आपको एक और सुबह दी। सोते टाइम भी ये धन्यवाद दो कि अरे वाह, पूरा दिवस व्यतीत किया प्रभु तुम्हारी कृपा से, थैंक यू सो मच। अल्लाह ईश्वर जिसे भी हम मानते हैं, हमें बिल्कुल नहीं पता होता कि जीवन कब रुक जाएगा। अतः लेखक को व्यक्ति का हर कदम एक मंजिल जैसा प्रतीत होता है। वियतनामी भाषा में हांग खोंग और हुआ सेन का क्या अर्थ है?
अब बताओ। अभी मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने तो कुछ देर तक लिखा हुआ भी छोड़ा था या लिख दिया था कि हांग का क्या अर्थ है, खोंग का अर्थ है और हुआ सेन का क्या अर्थ है। किसी को याद है? कुछ ऐसा प्रश्न आया था, प्रश्न नहीं एक कथन आया था कि हो ची मिन और हुआ सेन प्रसिद्ध हैं वियतनाम में। ऐसा कुछ आया था क्या? बताओ। चलो देख लेते हैं, बता देते हैं हम आपको। वियतनामी भाषा हांग खोंग में हांग का अर्थ मार्ग और खोंग का अर्थ हवा होता है। इस प्रकार होंग खोंग का अर्थ हुआ हवाई मार्ग। हुआ सेन वियतनामी भाषा में कमल का फूल। तो वियतनाम में हो ची मिन और हुआ सेन प्रसिद्ध हैं। हुआ सेन का मतलब है कमल का फूल, हवाई मार्ग हांग खोंग मतलब हवाई मार्ग, मार्ग और हवा तो हवा मार्ग। ठीक। लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि मेंगकांग नदी के साथ उसका गहरा भावनात्मक संबंध है? ऐसा क्यों लगा बेटा लेखक को? बताइए, ऐसा क्यों लगा कि मेंगकांग नदी के साथ उनका गहरा भावनात्मक संबंध है? आखिर ऐसा कैसे महसूस हुआ? तो देखो, हमारी पाठ्य पुस्तक के दिगंत भाग 1 में संकलित मेरी वियतनाम यात्रा के लेखक भोला पासवान शास्त्री जी जब बैंकॉक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वियतनाम की राजधानी हनोई विमान द्वारा जा रहे थे। कहां जा रहे थे? वियतनाम की राजधानी हनोई जा रहे थे। कैसे? हवाई मार्ग से। तब उन्हें एक नदी दिखाई दी। तो रास्ते में उन्हें एक अचानक बड़ी नदी दिखाई पड़ी। तत्पश्चात उसके बाद पार्थ सारथी ने उन्हें यह मालूम हुआ, पार्थ सारथी से उन्हें यह मालूम हुआ कि बैंकॉक नदी है। यह सुनकर लेखक उस नदी के प्रति भाव विभोर हो गए। कैसे? उन्हें लगने लगा कि उसके साथ उनका बहुत पुराना नाता रिश्ता है। ऐसा इसलिए अनुभव हुआ क्योंकि लेखक उस नदी का नाम पहले से सुन चुके थे। और जो भी हम नाम, जैसे हम कहीं एक गांव से दूसरे गांव जाएं, एक शहर से दूसरे शहर जाएं, और हमारे शहर में भी यदि वही नाम है और उस शहर में या दूसरे शहर में या विदेश में वही नाम है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा अपना है, लगता है ना। तो यही हुआ था लेखक के साथ भी। अमेरिका बनाम वियतनाम के युद्ध में उस नदी का जिक्र दुनिया भर के समाचार पत्रों में हो चुका था। इस प्रकार उसका साक्षात दर्शन कर लेखक उसके साथ गहरे भावनात्मक स्तर पर जुड़ जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक यह भी विचित्र संयोग है कि उस नदी को वहां के लोग महागंगा के नाम से जानते हैं। बेटा ये और ध्यान से सुनो कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि बैंकॉक नदी को क्या कहा जाता है, या फिर आपसे यह पूछा जा सकता है कि महागंगा किसे कहा जाता है। महागंगा बैंकॉक नदी, मैंगकांग, मां से मैंगकांग, मां से महागंगा, इतना भी सुन लो, ठीक है। तो यह भी हुआ है। अमेरिका बनाम वियतनाम के युद्ध में उस नदी का जिक्र दुनिया भर के समाचार पत्रों में हो चुका था। इस प्रकार उसका साक्षात दर्शन कर लेखक उसके साथ गहरे भावनात्मक स्तर पर जुड़ जाते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी विचित्र संयोग है कि उस नदी को वहां के लोग महागंगा के नाम से जानते हैं। अब मां और मां नदी का नाम मत भूलिएगा, क्या नाम है बच्चों? मैंगकांग, वेरी गुड। और वहां वियतनाम के लोग इसे किस नाम से जानते हैं? महागंगा के, बहुत बढ़िया। गंगा अपने देश की पवित्रतम नदी है। इन्हीं सब बातों के कारण लेखक बैंकॉक नदी के साथ अपना प्रगाढ़ भावनात्मक संबंध महसूस करते हैं। तो उन्होंने बैंकॉक नदी और महागंगा नदी, जो कि पवित्रतम नदी है, उससे अपना रिश्ता बखूबी बताया है। इसी के कारण वो अपने आप का जो प्रगाढ़ संबंध है इस नदी के साथ जोड़ते हैं। अब आया हनोई साइकिलों का शहर है। हम इस बात से क्या सीख सकते हैं? याद है आपको कि प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने व्याख्या की थी, उस समय साइकिल सवारी या साइकिल की सवारी के बारे में हमने चर्चा की थी। तो साइकिल की सवारी हमें क्या सिखाता है? यस, हनोई साइकिलों का शहर है। हनोई वियतनाम की राजधानी है।
तो हमें इस बात से क्या सीख मिलती है बताइए। देखिए, हनोई वियतनाम जैसे देश की राजधानी है। उसकी अन्य अनेक विशेषताओं में एक प्रमुख विशेषता है साइकिल की सवारी। इस बात को तो आप बड़े जहन में बसा ही लो कि वियतनाम की राजधानी हनोई, और हनोई को साइकिल की सवारी वाला शहर कहा जाता है। साइकिल की सवारी बड़े चाव से करते हैं लोग। वहां के सभी लोग साइकिलों पर ही सवार होकर यत्र तत्र सर्वत्र आते जाते घूमते फिरते हैं। वहां ट्रक, बस और मोटर गाड़ियों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है। पहली बात तो ये बड़ी इसको सही कहेंगे आप गलत कि वहां ट्रक हो या बस हो या मोटर गाड़ी, सबका राष्ट्रीयकरण हो चुका है। इसका मतलब यही है कि कोई भी व्यक्तिगत रूप से ना तो ट्रक रख सकता है, ना बस, ना मोटर बाइक, ना मोटर गाड़ी खरीद कर पर्सनल नहीं खरीद सकते हैं वहां के लोग, ना बस, ना ट्रक, ना मोटर गाड़ी, क्योंकि सबका राष्ट्रीयकरण हो गया है। अतएव कोई इन चीजों को निजी संपत्ति के तौर पर रख ही नहीं सकता। इस प्रकार हनोई साइकिलों का शहर है। एक तो सभी जब साइकिल पर जाएंगे तो किसी के मन में ये नहीं होगा कि अरे यार उसके पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास छोटी है। सबके सब साइकिलों पर, पॉल्यूशन फ्री, किसी तरह का कोई हो पो पो नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, किसी तरह का प्रदूषण नहीं। सबसे अच्छी बात, बॉडी फिट, साइकिल की सवारी, एक्सरसाइज, कई सारे लाभ। तो अब ये क्या हुआ कि वहां पर बस, ट्रक और मोटर गाड़ियों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है। अतएव कोई इन चीजों की निजी संपत्ति के तौर पर नहीं रख सकता। इस प्रकार हनोई साइकिलों का शहर है। इससे हमें यह सीख लेनी चाहिए कि हमें भी अपनी सवारी के लिए प्रदूषण फैलाने वाली मोटर गाड़ियों को छोड़कर साइकिलों का ही अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। इससे हमारा स्वास्थ्य भी बनेगा, बचत भी होगी और प्रदूषण भी नहीं होगा। एक के साथ तीन मुनाफे, स्वास्थ्य रहेगा सही, पॉल्यूशन, प्रदूषण नहीं होगा और खर्च भी शून्य। पेट्रोल कितना महंगा हो गया है, डीजल भी कहां पहुंच चुका है। जब हम छोटे छोटे थे तो खेत में इंजन लगता है ना सिंचाई के लिए, तब मुझे भी याद है बेटा कि 4-5 रुपए लीटर डीजल आता था। जब वो मोटर, वो इंजन वगैरह चलते हैं ना खेती में किसाई, तो जब भैया कभी भोपाल आते थे तो वो 4-5 रुपए लीटर से डीजल लेकर आते थे खेतों की सिंचाई के लिए। और अब देखो कहां पहुंच गया है, 100 हो गया है शायद, और पेट्रोल तो आसमान छू रहा है। तो जब साइकिल की सवारी की जाएगी तो एक तो हम फिट रहेंगे, पॉल्यूशन फ्री रहेंगे, मतलब प्रदूषण रहित रहेगा हमारा देश, और साथ ही साथ फिजूल खर्च भी नहीं होगा, आर्थिक मजबूती होगी। लेखक ने हो ची मिन के घर का वर्णन किस प्रकार किया है, इससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है। अब देखो, लेखक भोला पासवान शास्त्री ने विश्व दृष्टा एवं विश्व विस्तृत नेता हो ची मिन के घर का वर्णन बड़ी अंतरंगता के साथ किया है। उन्होंने आत्मीयता पूर्वक वर्णन क्रम बताया है कि वह साधारण सा छोटा सा मकान है। उसमें कुल 2 कमरे हैं और चारों तरफ बरामदे हैं। एक कमरे में उनकी खाट रखी है जिस पर वे सोते थे। खाट पर बिछावन, ओढ़ने के लिए चादर सिमटा हुआ रखा है, तकिया भी रखा है और छड़ी भी। ऐसी ही छोटी मोटी कुछ चीजें रखी हैं। दूसरे कमरे में उन्हीं के द्वारा रचित कुछ पुस्तकें भी हैं। बरामदे में लकड़ी से बनी एक बेंच रखी है जो कुछ लोग, मुलाकाती लोग अक्सर आकर बैठते होंगे। जिससे लेखक ने राष्ट्रपति हो ची मिन के सादा जीवन और उच्च विचार के बारे में बताया है कि उनको राष्ट्रपति भवन दिया जा रहा था, परंतु उन्होंने उसकी सुख सुविधाओं को नहीं स्वीकारा, बल्कि एक साधारण सा 2 कमरे का मकान ग्रहण किया और उसी में वे रहे। इस प्रकार उस महान नेता का मकान सब तरह से साधारण था। इससे यह प्रेरणा मिलती है कि हमें भी अपना जीवन सादगीपूर्ण ढंग से बिताना चाहिए। हमें कम से कम साधनों से अपना काम चलाना चाहिए तथा व्यर्थ की फिजूल खर्ची, दिखावटीपन से बचना चाहिए। व्यर्थ के ताम झाम या तड़क भड़क में नहीं पड़ना चाहिए।
इसी में हमारी भलाई और महत्ता निहित होती है। पाठ के आसपास चलते हैं। वियतनाम के स्वाधीनता संग्राम से जुड़ी हुई तस्वीरें उपलब्ध करें और उसके स्वाधीनता संग्राम का इतिहास बताते हुए हो ची मिन के योगदान पर एक लिखें। अब वियतनाम के स्वाधीनता संग्राम से जुड़ी तस्वीरें उपलब्ध करें, उसके स्वाधीनता संग्राम का इतिहास बताते हुए कि आखिर क्या था। तो वियतनाम का इतिहास यदि हम देखें बेटा तो 2700 वर्षों से भी अधिक कालखंड में फैला हुआ है। अंतरराष्ट्रीय संबंध के मामले में इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीन रहा है। वियतनाम के द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान ने फ्रांसीसियों को वियतनाम से हटाकर उस पर अपना अधिकार कर लिया था। किसने? फ्रांसीसियों ने ना। देखो, द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान ने फ्रांसीसियों को वियतनाम से हटाकर उस पर अपना अधिकार कर लिया। युद्ध की समाप्ति पर फ्रांस ने अपनी खोई सत्ता को पुनः स्थापित करने की चेष्टा की, जिसके फलस्वरूप प्रथम हिंद चीन युद्ध भी हुआ था। वियतनाम की जीत भी हुई। जिनेवा समझौता हुआ, जिसके अनुसार वियतनाम को 2 भागों में विभक्त कर दिया गया, बांटा गया, ठीक है, बांटा गया कि लोकतांत्रिक चुनाव कराने के बाद देश को पुनः एक कर दिया जाएगा। किंतु विभाजन होने के बाद शांतिपूर्वक एकीकरण होने के बजाय वियतनाम युद्ध का जन्म हुआ। वियतनाम युद्ध का अंत सन 1975 में हुआ। फिर सन 1975 के बाद भी वियतनाम को शीत युद्ध के कारण तथा कंबोडिया में पोल पॉट के जाति संघार के खिलाफ वियतनाम के आक्रमण के फलस्वरूप अंतरराष्ट्रीय दमन और विलगाव का दंश झेलना पड़ा। कई तरह के युद्ध हुए और जब युद्ध होता है तो युद्ध कभी भी शांति नहीं लाता। जन धन की हानि होती है, बेकसूर लोग मारे जाते हैं, निर्दोष लोग बलि चढ़ जाते हैं। सन 1986 में वियतनाम की साम्यवादी पार्टी अपनी आर्थिक नीति में चीन जैसा निजीकरण करना आरंभ किया और 1985 के उपरांत वियतनाम ने अच्छी आर्थिक प्रगति की है। विश्व मानचित्र पर वियतनाम, बैंकॉक, हनोई, मैंगकॉक, तिब्बत, लाओस, कंबोडिया को दर्शाएं। विश्व मानचित्र पर, इसको ध्यान से देखिएगा। अब देखो, ये हमारे विश्व का मानचित्र है। अब वियतनाम, बैंकॉक, हनोई, मैंगकॉक, तिब्बत, लाओस। तो अब देखो, आप दिख रहा है कहीं कुछ? कंबोडिया दिख रहा है, ठीक है, हांगकांग दिख रहा है, बैंकॉक, बांग्लादेश, जापान, नॉर्थ कोरिया, चाइना, भूटान, वियतनाम, नेपाल, ये सब यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक। तो आप और अच्छे से, इस पर तो आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा बेटा। ये रहा जापान, ये रहा। तो आप अच्छे से अपने, इसमें तो शायद जूम करके आप देख भी नहीं पाएंगे, लेकिन आप देखिएगा ध्यान से और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्या आपने विश्व मानचित्र पर वियतनाम, बैंकॉक, हनोई, मैंगकॉक, तिब्बत और लाओस या फिर कंबोडिया नजर आए आपको? किस में कितनी दूरी है मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कहां कहां आपको दिखाई दिए, ठीक है। हो ची मिन और महात्मा गांधी पर एक तुलनात्मक लेख लिखें। अब राष्ट्रपति हो ची मिन के बारे में तो लेखक ने इतना कुछ कह दिया है कि सच में उनके यदि मतलब बिल्कुल समांतर रूप में देखा जाए तो राष्ट्रपिता गांधी जी ही हमारे विचारों में आते हैं। तभी तो तुलनात्मक लेख लिखने को कह दिया है। जिस तरह से बापूजी, राष्ट्रपिता गांधी जी सत्य, अहिंसा और साधारण जीवन जीते जीते हम सबको आजाद करा गए, उसी तरह से तो हो ची मिन भी थे। तो देखो, हो ची मिन न केवल वियतनामी साम्यवाद के संस्थापक थे, वे वियतनाम के स्वतंत्रता के संघर्ष के मूल भी थे। हो ची मिन की भारत यात्रा और अमृता प्रीतम भी मिली थी। जब भारत में आए थे तो अमृता प्रीतम जो कि पंजाबी सिंगर थी, कवयित्री थी, उनमें शामिल हुई। जब अमृता को एक कवि के रूप में हो ची मिन से मिलवाया गया तो उन्होंने आगे आकर उनका माथा चूम लिया और कहा, हम दोनों सिपाही हैं, हम दोनों दुनिया के गलत मूल्यों से लड़ रहे हैं, मैं तलवार से और तुम कलम से।
विचार देखिए आप, महात्मा गांधी भी सादा जीवन जीते थे और हमेशा लाइमलाइट में आने से बचते थे। इसके बावजूद उनकी गिनती विश्व के गिने चुने महापुरुषों में होती है। इसका मुख्य कारण यही है कि वे खुद पर विश्वास करते थे। उनका मानना था कि देश को आजाद कराने की उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी है और उन्होंने इसे अपने विश्वास के दम पर पूरा किया। दोनों ही सादा जीवन, उच्च विचार के धनी थे। अब हम चलते हैं भाषा की बात की तरफ। लेखक ने हो ची मिन्ह के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया है, पाठ से चुनिए। तो मेरी वियतनाम यात्रा शीर्षक पाठ में लेखक ने हो ची मिन्ह के लिए निम्नलिखित विशेषणों का प्रयोग किया है: महामानव, मसीहा, प्रेरणाप्रद, ये याद रखना बच्चों, चमत्कारी, तेजस्वी, सव्यसाची, महापुरुष, विश्वद्रष्टा, विश्व विश्रुत, सर्वप्रिय। तेजस्वी आ गया ना? हाँ ठीक है, ये सब उनके लिए विशेषणों का प्रयोग हुआ है। तेजस्वी, युग दृष्टा, विश्वव्यापी, लेखक ने हो ची मिन्ह के लिए यह प्रयोग किया है। निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग निर्धारित करें। अब निधि, निधि मतलब क्या है? तो निधि का अर्थ होता है संपत्ति। तो यह मेरी एकमात्र निधि है, पुल्लिंग में जाएगा। स्केच, पुल्लिंग, उग्रवादियों का स्केच जारी किया गया। प्राण, ये भी आपका स्त्रीलिंग, उनके प्राण निकल गए, प्राण। सुधि, पुल्लिंग, उसने मेरी सुधि ना ली। तस्वीर, तस्वीर पुरानी है, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, यह दुर्लभ विभूति कहां थी? संपत्ति, किसकी संपत्ति है? संरक्षण, हमें राष्ट्रीय धरोहरों का संरक्षण करना चाहिए। अब निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय निर्धारित करना है हमको। निर्दिष्ट प्रत्यय, राजनीतिक। प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। राजनीतिक, तो क्या आ जाएगा? इक, पक्का, बहुत बढ़िया। राष्ट्रीय, ता, ता आ जाएगा प्रत्यय। जीवंतता, नागरिक, इक। अंतरराष्ट्रीयता, वातानुकूलित, इत। औपनिवेशिक, इक। उन्नति, उन्नति, ई आएगा। परिलक्षित, बेटा ये उपसर्ग हैं, ठीक है। यहां पहले हमने किए थे प्रत्यय, अब हम कर रहे हैं उपसर्ग। उपसर्ग मतलब जो पहले लगे हैं। तो उन्नति में उपसर्ग उत है, उत प्लस नति। परिलक्षित में परि। प्रति, कृति, अपूर्व, स्वागत, सुआगत, ठीक है, सुआगत, स्वागत। अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्यों की प्रकृति बताएं। का है? दिन बीतते गए। क्या है इस वाक्य की प्रकृति? विधानवाचक वाक्य, सही है। हो सकता है 2-4 वर्ष और पहले की हो, तो हो सकता है, इसका मतलब संदेहवाचक, क्योंकि इसमें संदेह है, कंफर्म नहीं है। अगला है, इसमें संदेह नहीं कि उनका जीवन कभी नहीं सूखने वाले प्रेरणा स्रोत के समान बना रहेगा, तो इसमें है विधानवाचक। सही बात बताइए। वे कौन हैं, कहां के हैं और क्या है, जानने की सुधि भी नहीं रही। ये आपका रहेगा उद्गारवाचक वाक्य। पाठ से प्रत्येक कारक के कुछ उदाहरण चुनकर लिखना है। कारक क्या होते हैं? विभक्ति चिन्ह, जिनके सहायता से वाक्य का निर्माण होता है। ज्ञातव्य, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित होता है, उसे कारक कहते हैं। मैंने कहा ना कि जो शब्द के साथ संबंध बताएं, जो वाक्यों के साथ संबंध बताते हैं, उन्हें कारक कहते हैं। हिंदी में कारक के 8 भेद माने जाते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो प्रस्तुत पाठ में प्रयुक्त कारकों के उदाहरण निम्नवत हैं। कर्ता कारक, मित्रों ने यात्रा शुभ हो कहकर विदा किया। कर्ता ने, क्योंकि कर्ता के साथ ने परसक आता है। कर्ता ने कर्म को, विछावन पर आज का बैंकॉक पोस्ट रखा था।
करण हम लोग एयर इंडिया के विमान से वियतनाम के लिए रवाना हुए। संप्रदान अधिकांश यात्री पहले ही एयरपोर्ट से शहर के लिए प्रस्थान कर चुके थे। अपादान से अलग वाला, जब बिहार से दिल्ली आया तो सबसे पहले मुझे मॉरिशस जाने का मौका मिला। जब बिहार से दिल्ली हो गए अलग। संबंध हम लोगों की घड़ी में 1:30 बज रहे थे। अधिकरण हम एयर इंडिया के बोइंग विमान 707 में आ गए में और पर। संबोधन यात्रा शुभ हो, भारत और वियतनाम की मित्रता दृढ़ हो। ये नारे चल रहे थे, ये संबोधन कारक है। मेरे बच्चों को मैं दिल से धन्यवाद कहती हूं जो ध्यानपूर्वक मुझे सुनते हैं और साथ ही साथ अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। प्यारे बच्चों, मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए है। मैं हूं ना आपकी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग के हर एक पाठ को आपके लिए 4 भागों में लेकर आई हूं। पाठ की व्याख्या, प्रश्न उत्तर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, जिसके दौरान हम एक पाठ को पूरी तरह से तैयार कर लेते हैं। उस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न चाहे वर्बली हमसे पूछ ले, मौखिक रूप से पूछ ले या रिटर्न या लिखित रूप से, हम हर एक प्रश्न का उत्तर देंगे। दोगे तो करो मुझसे प्रॉमिस। कमेंट सेक्शन में बताइए, यदि कोई डाउट आपके मन में रहा हो तो लिखिएगा जरूर नाम के साथ, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बाय बाय, थैंक यू सो मच।